सो हे होमीज, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ थ्रोन ऑफ स्टील एंड आई होप कि तुम लोग बहुत ही ज्यादा अच्छे मजे में होगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले कहना चाहूंगी कि अगर इससे पहले का एपिसोड अभी तक चेकआउट नहीं किया है तो पहले जाओ जाके उसे देख लो, वरना यहाँ तुम्हें इस कमाल के एपिसोड में कुछ भी समझ नहीं आने वाला। और अगर तुमने देख लिया है तो बिना किसी देर के आज के इस वीडियो को फटाफट से शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले थोड़ा सा प्रीवियस एपिसोड को जान लेते हैं। सो होमीज, जैसा कि हमने लास्ट पार्ट में देखा था, जहाँ पे जो ड्रैगन पास वाला एरिया था, जहाँ पर वो डिसाइसिव बैटल होने वाला था, वहाँ पे हम देखते हैं कि जब हाओ चेन अपनी पूरी की पूरी सेना को बैटल के लिए असेंबल कर ही रहा होता है कि तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि रंग में भंग डालने के लिए जो डीमंस है वो आ चुके थे। और यहाँ पे आते साथ ही डीमन पिलर्स के साथ ये लोग हमला कर देते हैं, जो देखकर हाओ चेन यहाँ पर बाकी सारे थ्रोन्स की पावर का यूज करते हुए यहाँ पर एक बहुत ही तगड़े वाले बैरियर को क्रिएट कर देता है। लेकिन यहाँ पे सबके होश तब उड़ते हैं जब यहाँ पर टोटल 71 डीमन पिलर्स नजर आते हैं। और हाओ चेन यहाँ पे सभी को बताने लगता है कि डिवाइन पावर का यूज करके डीमन एम्परर फेंग शिऊ ने इन सारे के सारे जो मरे हुए डीमन गॉड पिलर्स थे उनकी हेट्रेड की पावर को उसने मैनिफेस्ट किया है। और ऐसा काम सिर्फ वो अपनी डिवाइन पावर के जरिए से ही कर सकता है। इसमें इसने काफी ज्यादा पावर का यूज किया है, जिसके चलते हमें बस यहाँ पे जो लोग नजर आ रहे हैं ना, वो असल में जो 71 डीमन पिलर्स मारे गए थे उनकी हेट्रेड का मैनिफेस्टेशन है। लेकिन इनकी पावर असली वाले से कम बिल्कुल नहीं है। अब यहाँ पे आता है जो दी मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट डीमन गॉड पिलर आफ्टर डीमन एम्परर फेंग शिऊ, यानी कि अगारिस। हाँ जी, मून डीमन गॉड पिलर। और यहाँ पर वो अपनी एंटायर 71 डीमन पिलर गॉड्स की आर्मी को लीड कर रहा था। और यहाँ पर उसके पीछे हमें डीमन एम्परर फेंग शिऊ का फिगर दिखाया जाता है, विच मीन्स यहाँ पर इन लोगों ने वक्त से पहले ही बैटल को शुरू कर दिया था। और यहाँ पर सारे के सारे क्रिएचर्स मिलकर एक साथ ड्रैगन पास के ऊपर हल्ला बोल देते हैं। और यहाँ पे हम हाओ चेन को उसकी कमाल की स्पीच को देता हुआ भी सुनते हैं, जहाँ पर वो सभी को बस इतना कहता है, बीते 6000 सालों में हम लोगों ने बस आज के दिन, आज के इस पल, आज के इस मोमेंट के लिए इंतजार किया है। जितने भी ह्यूमिलेशन का आज हमने सामना किया और हमारे लोगों ने किया है, जो अब हमारे बीच नहीं है, आज उन सब का जवाब देने का वक्त आ गया है। आज सिर्फ हमें ह्यूमैनिटी के लिए नहीं बल्कि अपनी फ्रीडम, अपनी होप और अपनी आने वाली जनरेशन के लिए लड़ना है। इसी के साथ सभी लोग जोश में आ जाते हैं और अब ये लोग भी डीमंस के ऊपर चार्ज करना शुरू कर देते हैं। और अब आगे हमारे इस एपिसोड के स्टार्टिंग में ही हमें यहाँ पर डीमन एम्परर फेंग शिऊ की पूरी सेना यानी कि गॉड ऑफ सिन की पूरी आर्मी, और दूसरी तरफ हमें गॉड ऑफ लाइट एंड होप यानी कि अपने लॉन्ग हाओ चेन की पूरी फौज दिखाई जाती है। और यहाँ पर एक नरेटर वॉइस हमें बताने लगती है कि ह्यूमंस और डीमंस के बीच का ये जो निर्णायक बैटल है ये अब शुरू हो चुका है, जिसके चलते या तो इतिहास से पूरी तरीके से मानवता का अंत हो जाएगा या फिर डीमन के जैसे एक बहुत बड़े खतरे को ह्यूमैनिटी हमेशा हमेशा के लिए मिटा के रख देगी। एक तरफ ह्यूमैनिटी और दूसरी तरफ डीमंस, दोनों ने अपने तगड़े वाले सोल्जर्स को पूरी तरीके से बैटल एरिया में डिप्लॉय कर दिया है। चारों ओर लोग एक दूसरे को स्लॉटर करने के लिए किलिंग इंटेंट के साथ खड़े हैं। दोनों तरफ के लोग ही अपने अपने मुताबिक बिल्कुल सही हैं। इनके जज्बात इस वक्त उफान पे हैं और बस एक दूसरे को स्ले करने का किलिंग इंटेंट लेकर ये मैदान में उतरे हैं। आज कोई यहाँ पे किसी का भाई नहीं और ना ही कोई किसी का दोस्त है। यहाँ पे बस दो जानी दुश्मन खड़े हुए हैं जो कि एक दूसरे के खून के साथ होली खेलने के लिए तैयार है। सिपाही सिपाही से लड़ेंगे, कमांडर्स कमांडर से लड़ेंगे और किंग यानी कि राजा राजा से लड़ेगा। लॉन्ग हाओ चेन जो कि अलायंस का चेयरमैन है और ह्यूमैनिटी का वो आखिरी उम्मीद, जिसके लिए 6000 साल से ज्यादा वक्त के लिए ह्यूमैनिटी फाइट करती हुई आ रही है। तो दूसरी तरफ डीमन गॉड एम्परर फेंग शिऊ, जिसके लिए अपना मकसद और अपना ये रेस सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। यहाँ तक कि उसने अपने बेटे भाई सबकी कुर्बानी दे दी, अपने प्यार तक को पीछे छोड़ दिया, अपने प्यार को भी उसने तनहा कर दिया सिर्फ इस मुकाम के लिए। और अब दोनों ही राजा एक दूसरे के आमने सामने है। एक तरफ डीमन एम्परर फेंग शिऊ जो कि अपनी आर्मी को लीड करने के लिए उसका इंचार्ज लेके खड़ा है, दूसरी तरफ हाओ चेन जो कि अपनी पूरी की पूरी सेना का कमांड संभाले हुए है। इसी के साथ हमें हाओ चेन और डीमन एम्परर फेंग शिऊ यानी कि गॉड ऑफ सिन दोनों एक दूसरे के आमने सामने नजर आते हैं। और इनके बीच में अब ये माइंड गेम शुरू होने वाला था, जहाँ पे हाओ चेन चेकर्ड बोर्ड का एक पीस उठाता है और यहाँ पर अपनी पहली चाल चलता है, जिसको देखकर डीमन एम्परर फेंग शिऊ स्माइल करता है और अब वो अपनी अगली चाल चलता है। और यहाँ हाओ चेन ने अपने सारे लोगों को तो डिप्लॉय कर दिया था और यहाँ पर बैरियर को भी एक्टिवेट कर दिया था। अब बारी थी डीमन एम्परर फेंग शिऊ के पलटवार की, जहाँ पे जितने भी डेमोनिक सोल्जर्स थे ना, यानी कि क्रिएचर्स जो थे, वो उनको आगे करता है। और ये सभी लोग जो ह्यूमैनिटी की जो फ्रंट लाइन के जितने भी नाइट्स थे, इनके ऊपर टूट पड़ते हैं। वहीं दूसरी तरफ वो नरेटर वॉइस आगे बताती है कि इस बैटलफील्ड की जो फ्रंट लाइन है वो असल में गॉड स्लिंग फॉर्मेशन ऑफ 10 अर्थ एंड 9 हेवेंस के बिल्कुल सेंटर में लोकेट है, यानी कि वो जो डिस्ट्रक्टिव फॉर्मेशन है उसके बीच में फ्रंट लाइन की जो बैटल है वो चल रही है, और जो कि असल में 8 जोन्स में डिवाइड किया गया है। यहाँ पे हमें वाकई में दिखाया जाता है कि ये जो फॉर्मेशन है ये काफी ज्यादा एक्सपेंड कर चुका है। लिटरली 8
जोन में ये डिवाइड हुआ है, जिसके नीचे ये डिसाइसिव बैटल होने जा रहा है फ्रंट लाइन के दोनों के सोल्जर्स, यानी कि फिर चाहे वो डीमन के हो और या फिर ह्यूमैनिटी के हो, ये सभी लोग इसकी चपेट में हैं। इस दौरान हम देखते हैं कि फ्रंट लाइन की कमान फिलहाल के लिए जो 28th डीमन गॉड पिलर था उसने संभाल ली थी, और अब यहाँ पे हम देखते हैं कि वो हवा में आते साथ अपनी पावर को यूज करता है, जिसके चलते यहाँ पर रेन स्वॉर्ड्स की ड्रॉप्स गिरने लगती है, यानी कि बारिश के बूंदों के समान जो सिल्वर स्वॉर्ड्स थी वो तेजी से यहाँ इनकी तरफ चार्ज करती है, और एक के बाद एक जैसे ये जमीन पे गिरती है तो दे दनादन एक्सप्लोजन्स होने लगते हैं, जिसके चलते काफी सारे लोग इसके इम्पैक्ट में आते हैं। और इसका जो टारगेट था वो फर्स्ट वॉर जोन वाला एरिया था, जहाँ पर की वेंग युआन और पूरी की पूरी इसकी टीम मौजूद थी। अब यहाँ हवा में फ्लाई करते हुए तेजी से आगे बढ़ती है और सभी को कमांड देते हुए कहती है कि हमें हर हाल में जो फर्स्ट वॉर जोन है इसे अपने कब्जे में लेना ही होगा, वरना हम पीछे रह जाएंगे। ये कहते हुए वो निकालती है अपनी ब्लेड को और चला के यहाँ पे 28th डीमन गॉड पिलर के ऊपर दे मारती है, जिसके चलते इसका इम्पैक्ट काफी तगड़ा वाला था और पलक झपकती वो काफी सारे अटैक्स कर देती है, जिसमें काफी सारे डीमंस भी मारे जाते हैं। और यहाँ पे वेंग युआन बताने लगती है कि हमें पहले जोन को हर हाल में कैप्चर करते हुए हमारी जीत के बिगुल को फूंकना ही होगा। यहाँ पे वेंग युआन अपना काम करना शुरू कर चुकी थी और वो लिटरली सबको स्ले कर रही थी। वहीं दूसरी तरफ हमें यहाँ पर हानियों को दिखाया जाता है। यहाँ पे हानियों भी अपनी स्वॉर्ड को पकड़ते साथ ही यहाँ पे पूरी तरीके से चार्ज कर जाता है और वो उसे थ्रो करते हुए कहता है कि मैं यहाँ पर सभी को पूरी स्पीड के साथ आगे की तरफ लीड करूंगा, और कहने लगता है कि सेकंड जोन की जिम्मेदारी मेरी है, मैं वहाँ पे जाकर पूरी तरीके से तबाही मचा दूंगा और पूरे के पूरे सेकंड जोन का चार्ज अपने हाथों में लूंगा। इस दौरान उसका तलवार जाते साथ ही काफी सारे डीमंस को एक सिंगल स्ट्राइक से ही उड़ा के रख देता है और उन सब की हालत खराब हो जाती है। और अब हानियो तभी जमीन पर लैंड करता है, अपनी स्वॉर्ड को वो अपने पास बुलाते हुए उसे पकड़ता है और सभी से कहता है कि सब लोग मुझे फॉलो करो, और वो खुद तेजी से आगे की ओर बढ़ता है। पूरी की पूरी सेना भी उसे फॉलो करने लगती है और अब जो सेकंड जोन है उसका इंचार्ज बन चुका था अपना हानियो। इस दौरान हमें वॉर हॉल के उन्हीं ओल्ड वॉरियर्स को दिखाया जाता है, जहाँ पर ये लोग भी तेजी से आगे बढ़ रहे थे। और यहाँ पे नैरेटर वॉइस बताने लगती है कि जो वॉर हॉल का जो हेड है वो बाकी के लोगों को लीड करते हुए सभी को असॉल्ट कर रहा है, और जो भी अपने अपने टाइम में हर एक टेंपल के हेड रहे हैं वो सभी अपनी अपनी टुकड़ी को यहाँ पे लीड करते हुए डीमंस का सफाई कर रहे हैं। और बेसिकली 8 जोन्स को जितने भी यहाँ पर ग्रुप को लीड कर रहे हैं टेंपल हेड्स हैं वो सभी लोग वहाँ पे चार्ज करके अटैक कर रहे हैं। वॉर हॉल के जो ग्रैंडपा है वो तो एक स्ट्राइक से एक बड़े से डेमोनिक क्रिएचर को निपटा देते हैं, और तभी उसकी विशालकाय बॉडी जमीन पे जा गिरती है, जिसका इम्पैक्ट काफी तगड़ा वाला था। अब तभी हमें हाओ चंग के फादर को दिखाया जाता है, जो कि अपनी स्वॉर्ड को थामते साथ ही सीधा डीमंस की तरफ चार्ज करते हैं, और यहाँ इनके हवाले भी एक जोन को छोड़ा गया था और यहाँ पर ये भी मिलकर अटैक कर रहे थे। और वो नरेटर वॉइस बताती है कि यहाँ जितने भी लोग हैं उन सभी का एक ही मोटिव था कि हर हाल में इस गॉड स्लेइंग फॉर्मेशन ऑफ 9 हेवन एंड 10 अर्थ को पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय किया जाए, क्योंकि जितनी देर ये यहाँ पे टिका रहेगा मौत का जो साया है वो इनके समेत इनके लोगों पर हमेशा मंडराता रहेगा। और तभी हमें दिखाया जाता है कि एक एक करके 8 जोन से ये सारे लोग अटैक करने के लिए आगे जाते हैं, और इस फॉर्मेशन के ये लोग ऑलमोस्ट काफी ज्यादा करीब भी आ चुके थे कि तभी सीन शिफ्ट होता है और हम यहाँ पे सीमा सियान को देखते हैं, जहाँ पर वो अपने जायंट से हैमर के साथ दौड़ते हुए इसी ओर आता है, और वो हवा में जंप करते हुए कहने लगता है कि जो थर्ड वॉर जोन है वो मेरे हवाले छोड़ दो, और जो थर्ड वॉर जोन है वो पहला वॉर जोन होगा जिसे कि हमने पूरी तरीके से कॉन्कर किया होगा। अब यहाँ पे ये कहते हुए वो तेजी से बढ़ रहा था उसी डीमन पिलर की तरफ जिसके बेटे को मार के उसने इसका क्राउन हासिल किया था, और यहाँ पे वो डीमन भी इसकी तरफ चार्ज करता है, लेकिन यहाँ पे सीमा सियान का हथौड़ा पड़ता है इसके मुंह पर, इतना तगड़ा वाला इम्पैक्ट रिलीज होता है। यहाँ पर आसपास के डीमंस का तो सुपड़ा साफ हो चुका था। तभी यहाँ पर हमें फोर्थ जोन का सीन दिखाया जाता है, यहाँ पे फोर्थ वॉर जोन की तरफ भी तेजी से एक्सप्लोजन होने लगते हैं, और यहाँ यांग वेनजाओ अपनी टीम को लीड करते हुए फोर्थ जोन को कॉन्कर करने के लिए बढ़ रहा था और कहने लगता है कि हमारा फोर्थ जोन भी किसी से पीछे नहीं हटेगा, हम ही सबसे पहले इस जगह को कॉन्कर करेंगे। यहाँ पे यांग वेनजाओ ने अपनी पूरी पावर को अभी तक अनलीश नहीं किया, लेकिन लिटरली उसका पावर लेवल भी काफी हद तक बढ़ चुका था। अब तब बारी आती है हमारे ग्रैंडपा लॉन्ग यानी कि हाओ चंग के ग्रैंडफादर की, जो कि देखकर कहने लगता है कि ऐसा लग रहा है ये जो हमारे यंगस्टर्स है ये हमें पीछे छोड़ रहे हैं, पर ऐसा कैसे हो सकता है यार, इन्हें तो फाइटिंग करना हमने सिखाया, ये तो हमसे सीखे हैं, तो भला हम पीछे कैसे रह सकते हैं। ये कहते हुए अब वो भी सीधा आसमान की तरफ जंप करते हुए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे उनका सामना भी एक डीमन गॉड पिलर से हो जाता है और इन दोनों का क्लैश जो है वो देखने लायक था। दोनों ही अपनी स्वॉर्ड ऑरा को रिलीज कर रहे थे। वहीं दूसरी तरफ हाओ चंग का फादर भी यहाँ पर एक डीमन से भिड़ चुका था। बेसिकली इनके जो एनिमीज थे वो पूरी तरीके से स्वैप हो गए थे। इन्फिनिटी स्टार डोमेन में जिनसे इन लोगों ने फाइट किया था इनका सामना इस बार इनसे कई डिफरेंट लोगों से हुआ था। इस दौरान जिस बंदे का सामना हाओ चंग का फादर कर रहा था उसका जो इम्पैक्ट है वो काफी तगड़ा वाला था और वो यहाँ पे हाओ चंग के फादर को पीछे की ओर ढकेल देता है। और ये जो चीज है ये हाओ चंग के फादर को काफी ज्यादा स्ट्रेंज लगती है, स्पेशली उसके अंदर से जो पावर रिलीज हो रही थी। वो कहने लगता है कि कुछ तो गड़बड़ है, ये कुछ ऑर्डिनरी मैनिफेस्टेशन नहीं लग रही। तभी वो शॉक्ड हो जाता है और कहने लगता है कि ऐसा लग रहा है कि डीमन एम्पर फेंग शू की ताकत बहुत ज्यादा इंक्रीज हो चुकी है, क्योंकि ये नॉर्मल मैनिफेस्टेशन से कहीं गुना ज्यादा पावरफुल हो चुके हैं।
इस दौरान वो उस फॉर्मेशन की ओर भी देख रहे होते हैं कि तभी हम यहाँ पे देखते हैं कि जो डीमन प्लेयर थी वो यहाँ पर वॉर हॉल के एल्डर से फाइट कर रही थी और वो भी अपने ओपोनेंट का सामना करते हुए इतना तो समझ आता है कि हाँ उसकी पावर कई गुना ज्यादा बढ़ चुकी है। लिटरली वो उनको ऑलमोस्ट मारते मारते बचती है और तभी वो यहाँ पर जैसे ही ऊपर देखते हैं तो इसे देखकर कहने लगते हैं कि ये तो वही एरे है ना जिसे कि एम्प्लीफिकेशन एरे भी कहा जाता है और शायद इसकी वजह से ही ये सब कुछ हो रहा है, जिसके चलते हमारे पावर्स का इम्पैक्ट काफी कम हो चुका है। अब तभी हम यहाँ पे एक नाइट को भी देखते हैं जो कि यहाँ पर एक बड़े से ब्लड डीमन से फाइट कर रहा था। वो कहने लगता है कि नहीं ये नहीं हो सकता, हमारे जो अटैक्स है ये तो काफी कम इफेक्ट करने लगे हैं, ऐसा लग रहा है कि हमारा अटैक करना ना करना दोनों इक्वल है। इस दौरान वो जो डीमन था वो सीधा एक क्लॉ अटैक उसके ऊपर कर देता है जिसके चलते वो नाइट काफी दूर उड़ा हुआ गिरता चला जाता है। और यहाँ पे हम देखते हैं कि इस फॉर्मेशन के चलते जो बाकी के छोटे मोटे डीमंस थे ना इनकी ताकत भी काफी ज्यादा बढ़ जाती है और अब ये लोग भी तेजी से बाकी के जो लोग थे जो ड्रैगन पास के एरिया में मौजूद थे उन सभी के ऊपर चार्ज करते हैं। इनके रास्ते में जो भी आता है उनका सूफड़ा साफ हो चुका था और जिन जिन क्रिएचर्स को अभी तक जितने भी नाइट्स ने निपटाया था वो वापस से रीजनरेट होते हुए जिंदा हो जाते हैं। और तभी हम उस ड्रैगन को भी देखते हैं जहाँ पर उसके अब 2 सिर निकल आए थे और अब ये वापस से अटैक करने के लिए रेडी हो चुका था। यहाँ पे पूरा का पूरा जो मैदान जंग था उसका हाल बदलने लगता है। अब तक डीमंस के ऊपर ह्यूमैनिटी काफी हद तक हावी हो चुकी थी, लेकिन यहाँ पे पलक झपकते उस फॉर्मेशन के चलते सब कुछ जैसे यहाँ पे बदलने लगा हो और यहाँ पे चारों तरफ एक के बाद एक एक्सप्लोजन्स को होता हुआ देखकर बाकी के जो नाइट्स है वो भी कहने लगते हैं कि ये तो बहुत बुरा हो रहा है, ऐसा तो हम कहीं के नहीं रहने वाले। अगर ऐसे ही सब कुछ चलता रहा तो फ्रंट लाइन जो है वो पूरी तरीके से कोलैप्स कर जाएगी और जिसे कोलैप्स होने में बिल्कुल भी देर नहीं लगने वाली। इस दौरान हम देखते हैं कि फ्रंट लाइन के ऊपर वाकई में काफी सारे गोला बारूद गिर रहे थे जिसके चलते इनकी हालत खराब हो रही थी कि तभी हम यहाँ पे हाउ चेन को देखते हैं जहाँ पर वो इस पूरे के पूरे वॉर को लीड करते हुए अपनी अगली चाल चलता है और वो कहने लगता है कि सर सारे वॉर जोन को रीइंफोर्समेंट पहुंचा दो। अभी यहाँ पे सर उसकी बात सुनते साथ ही अपने काम में लग जाती है और अब वो सीधा फ्लाई करते हुए पहुंच जाती है उन्हीं वॉर जोन की तरफ जहाँ पे उसके सामने जो भी आता है वो उन्हें मसलते हुए आगे बढ़ती है। यहाँ पे जो 8th डीमन गॉड पिलर थी उन्हें क्रश करते हुए वो आगे जाती है, जिसके बाद वो यहाँ पर एक और डीमन पिलर को निपटा देती है और यहाँ पर तेजी से जिगजैग पैटर्न में आगे बढ़ते हुए वो सीधा अपने उसी टेक्निक को परफॉर्म करना शुरू कर देती है जहाँ पे जिसका नाम है स्टाइक्स क्रॉसिंग एनाहिलेशन। और यहाँ पे वो पकड़ती है अपने वेपन को आसपास की एनर्जी को गैदर करते हुए स्टाइक्स क्रॉसिंग एनाहिलेशन टेक्निक को अनलीश करती है और यहाँ उसका एक सिंगल स्ट्राइक और उसके पूरे के पूरे पावर को अनलीश करते हुए यहाँ पर जो डोमेन बनाया गया था उस फॉर्मेशन के जरिए थे वो बिल्कुल उसे 2 हिस्सों में काट के रख देती है। अब जो उसके ब्लेड का अटैक था वो यहाँ पर आसपास के डीमन को भी पड़ता है, यानी कि उसका इम्पैक्ट जिसके चलते उनकी बॉडी 2 टुकड़ों में कट जाती है। अब वो लोग दर्द के मारे छटपटाना शुरू कर देते हैं। हालांकि ये एक मेयर मैनिफेस्टेशंस है, स्टिल यहाँ पे इनकी हालत सर ने खराब करके रख दी थी और ये लोग एक स्ट्राइक से ही पूरी तरीके से ढेर हो चुके थे। अब तभी यहाँ पर हम वॉरियर हॉल के एल्डर्स को देखते हैं जहाँ पर वो इसी डीमन से फाइट करने में बिजी थे, लेकिन सर के रीइंफोर्समेंट ने इनका काम आसान कर दिया था। तभी यहाँ पर ये शहर की तरफ देखे जा रहे थे और अब हाउचन यहाँ पर अपने तीसरे मोहरे को आगे करता है, यानी कि वो अब यहाँ पर समनिंग बीस्ट का साथ लेने वाला था। और तभी वो चेरी से कहने लगता है कि चेरी अब तुम्हें सारे के सारे मैजिकल बीस्ट को स्पिरिचुअल गेट से बाहर निकालना है और इन सब का यूज करना है ताकि ये लोग फ्रंट लाइन की जगह को रिप्लेस कर पाए। अब यहाँ पे चेरी उसका कमांड सुनते साथ ही कहने लगती है कि कैप्टन मैं बिल्कुल समझ गई। और तभी वो यहाँ पर अपने बीस्ट गॉड्स की ब्लेसिंग्स का यूज करना शुरू कर देती है और कहने लगती है कि कैप्टन बिल्कुल फिक्र मत करो, मैं अपने काम में लग चुकी हूँ। और तभी वो यहाँ उसकी पावर को परफॉर्म करती है। यहाँ पे हम देखते हैं कि चेरी यहाँ से जैसे ही पावर को अनलीश करती है तो चारों तरफ डिवाइन लाइट फैलना शुरू हो जाती है और यहाँ उसके ग्रैंड पेरेंट्स भी उसका साथ दे रहे थे। और तभी यहाँ जितने भी बीस्ट थे वो इन सभी को कमांड देते हुए आगे की ओर भेज देती है और अपनी डिवाइन पावर्स भी इनके अंदर वो डाल देती है, जिसके चलते इनकी पावर और ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुकी थी। अब यहाँ वो सारे बीस्ट हवा में फ्लोट करते हुए तेजी से इन डीमंस की तरफ बढ़ रहे थे और ये डीमंस भी उन्हें देखकर और तेजी से दहाड़ना शुरू कर देते, लेकिन हाउचन का जो अगला चाल था वो इनके छक्के छुड़ाने वाला था, क्योंकि यहाँ पे वो अपनी बहन यानी कि शूनर को कमांड करता है और कहने लगता है कि सिस्टर अब तुम्हारी बारी, डिवाइन थ्रोन ऑफ प्रोटेक्शन एंड मर्सी को मैनिफेस्ट करो। बस फिर क्या, यहाँ अपने भाई का कमांड सुनना ही था कि वो डिवाइन थ्रोन ऑफ प्रोटेक्शन एंड मर्सी को एक्टिवेट करना शुरू कर देती है और यहाँ पे हम देखते हैं कि पूरा का पूरा थ्रोन उसके पीछे हाजिर हो जाता है और वो यहाँ पे उसकी ऑरा को रिलीज करती है। यहाँ पे जैसे ही उसका इम्पैक्ट पड़ता है तो सबके होश उड़ चुके थे और यहाँ पे थ्रोन ऑफ प्रोटेक्शन एंड मर्सी अपना काम करना शुरू कर देता है, जिसे देखकर सभी के होश उड़ चुके थे। और यहाँ पे शूनर कहती है कि अब कोई भी वेपन मुझे हार्म नहीं कर सकता जब तक मैं इस थ्रोन को यूज कर रही हूँ और जब तक मैं सही सलामत हूँ मेरे लोगों को भी कुछ नहीं हो सकता, उन्हें कोई भी वेपन छू तक नहीं पाएगा। यहाँ पे हम देखते हैं कि जितने नाइट्स, जितने बीस्ट और जितने लोग फाइट कर रहे थे उनको भी वो अपनी प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराती है, उनकी बॉडी गोल्डन लेयर से ग्लो करना शुरू कर देती है। और तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि इन सब की पावर भी बहुत
बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाती है। पहले जिन बीस्ट को वो उस फॉर्मेशन के चलते बिल्कुल भी इफेक्ट नहीं पहुंचा पा रहे थे अपने अटैक से, यहाँ पर उनका एक सिंगल स्ट्राइक है इन्हें निपटा रहा था। एक एक करके यहाँ पे जितने भी डिमोनिक बीस्ट थे उन सभी को जो रैंक 5 के जो नाइट्स थे ना वो सब भी निपटाना शुरू कर रहे थे। और यहाँ इनकी बढ़ती हुई ताकत को देखकर जो शूनर है वो कहने लगते कि जब तक मैं सही सलामत हूँ और इस थ्रोन की पावर हमारे साथ है, कोई भी डीमन ड्रैगन पास को भेदते हुए आगे नहीं आ सकता। और तभी यहाँ पे हाउचन कमांड करता है ज़ेंग फेंग को, यानी कि अपने फेंग को, और उसे डिवाइन थ्रोन ऑफ विजडम एंड स्पिरिट की पावर को एक्टिवेट करने को कहता है। जहाँ पर वो भी उसकी बात सुनते साथ ही ऑलरेडी अपने थ्रोन को एक्टिवेट कर चुका था। और हाउचन उससे कहता है कि बैटलफील्ड स्पेशल एम्प्लीफिकेशन को फुल पावर पे यूज करो। यहाँ पे उसका कमांड पाना ही था। तभी वो यहाँ पर उससे पूरी तरीके से अनलीश करने लगता है और कहने लगता है कि मेरी स्पिरिट जो कि एक ब्रिज का फॉर्म करेगी, जो कि हेवन से पावर को अब्सॉर्ब करके जितने भी यहाँ पे सोल्स हैं उनके अंदर पुतले की आंख को और ज्यादा भड़का देगी, उनकी पावर को अंदर से नरिश करेगी और उन्हें अंदर से ताकत प्रोवाइड कराएगी। और हम देखते हैं कि बिल्कुल ऐसा ही होता है, जहाँ पर गोल्डन कलर की एनर्जी जो कि आसमानों को चीरते हुए यहाँ पर एक एक करके सभी नाइट्स के ऊपर पड़ने लगती है। और अब इनके अंदर एनर्जी का वो तूफान आता है कि जिसके चलते इनका मन कर रहा था कि जो भी आएगा ना उन सभी को ये लोग बहुत ही ब्रूटली मार के रख देंगे। और तभी सारे के सारे नाइट चिल्लाते हुए कहते हैं कि हम बदला लेके रहेंगे। इस दौरान हम देखते हैं कि ऑलरेडी हाउचन ने 2 थ्रोन की पावर्स को एक्टिवेट कर दिया था, एक जो कि प्रोटेक्शन सभी लोगों को प्रोवाइड करा रहा था, तो दूसरा यहाँ पर उन्हें अंदर से एनर्जी दे रहा था। इसी के साथ हाउचन अब कमांड करता है लिंसन को और कहता है कि लिंसन, आज तक मैंने तुम्हें हमेशा रोका है लेकिन अब मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा, सारे के सारे फॉरबिडन स्पेल को अनलीश करो। लिंसन के साथ यहाँ पे जो ली ज़ेंगजी थे वो भी समझ जाते हैं कि ये कमांड उनके लिए भी है। और अब यहाँ पे हम देखते हैं वो भी यहाँ पर हैंड साइंस को बनाना शुरू कर देते हैं। और तभी यहाँ पर हाउचन आगे कहता है कि आज दिखा दो, तुम्हारे अंदर जितनी भी ताकत है फॉरबिडन स्पेल्स के बारे में सबको अनलीश कर दो। यहाँ पे मास्टर ली ज़ेंगजी भी हवा में फ्लोट करते हुए स्पेल को कास्ट कर रहे थे। वही दूसरी तरफ लिंसन का ग्रैंडफादर भी अपने हाथों में फॉरबिडन स्पेल को यूज कर रहा था, जो कि फायर से रिलेटेड है, जैसे कि मॉर्टल फायर कहा जाता है। और जैसे ही वो इसे क्रश करते हैं ना तो यहाँ पर उनके नीचे एक मॉर्टल फायर फॉर्मेशन बनने लगता है, जो कि काफी ज्यादा डेडली और टेरिफाइंग दिख रहा था। इसी के साथ एक एक करके जितने भी मेजेस थे सब के सब यहाँ पर अपनी पावर को अनलीश करते हैं। वो सभी अपने अपने फॉरबिडन स्पेल को कास्ट करते हैं, जिसमें से एक था इटर्नल सोल। और यहाँ पे ये स्पेल कर रहा था अपना लिंसन, जो कि अपनी जो बॉडी है इसको ही पूरी तरीके से बर्न करके अपनी पावर को और ज्यादा इंक्रीज कर रहा था। अब सारी की सारी पावर्स को गैदर करते हुए अपनी इंटायरली बॉडी को और अपनी सोल को भी बर्न करते हुए वो एक बड़े से फायर बॉल को अनलीश करता है। और यहाँ कहने लगता है कि मैं आज इस फॉरबिडन स्पेल का यूज करके जितनी भी यहाँ आर्मी है उन सभी को साफ करके रख दूंगा। कहते हुए वो सीधा इनकी तरफ इसे थ्रो कर देता है। यहाँ पे हम देखते हैं कि एक एक करके लिंसन के वो सारे जो बड़े बड़े फायर बॉल्स थे वो यहाँ पर कहर बन के बरपना शुरू कर देते हैं, जहाँ पर डीमंस के वो परखच्चे उड़ा देता है और इनकी तादाद लगातार बढ़ती ही चली जाती है। और इस दौरान हम देखते हैं कि काफी सारे डीमंस जो थे वो पूरी तरीके से एक एक करके उसके चपेट में आने की वजह से डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि जोन के पास के जितने भी लोग थे, यानी कि जितने भी डीमंस थे, वो लिंसन और बाकी के जो मेजेस थे उन सभी के अटैक के चपेट में आ जाते हैं। अब यहाँ पे एक तरफ तो मेजेस अपना कहर बरपा रहे थे, वहीं दूसरी तरफ हाउचन अब ड्रैगन रेजिस्टिंग लीजन को ऑर्डर देता है और यहाँ इनसे कहने लगता है कि अब डिवाइन थ्रोन ऑफ ऑर्डर एंड लॉ की पावर को अनलीश करो, उसकी फुल पावर के जरिए से फर्स्ट ऑर्डर को स्टैब्लिश करो। यहाँ पे हम देखते हैं कि जो मास्टर और जो ब्रदर हे थे वो यहाँ पर उसे डिवाइन हैमर को हाथ में होल्ड करते हैं, जिसके चलते वो यहाँ पर पूरी की पूरी आर्मी को भी यहाँ पे लीड करने लगते हैं। जहाँ पर हम देखते हैं कि रैंक 5 के जितने भी नाइट्स थे जिनके ऊपर अब डिवाइन थ्रोन ऑफ प्रोटेक्शन एंड मर्सी की भी पावर थी, साथ ही डिवाइन थ्रोन ऑफ विजडम की भी पावर अंदर से उन्हें और ज्यादा इंक्रीज कर रही थी। और अब तो यहाँ पे ये सभी डिवाइन थ्रोन ऑफ ऑर्डर एंड लॉ की पावर को भी अनलीश करते हैं, जिसके चलते ये लोग अपने पावर को और ज्यादा एक्सटेंड करते हुए दुश्मनों के संग फुल फोर्स के साथ एंगेज करना शुरू कर देते हैं। और यहाँ ये लोग जैसे ही मैदान में उतरते हैं यहाँ पे मैदान का रुख बदलने लगता है। अब यहाँ पे हाउचन तो अपनी चाल चल चुका था, तो यहाँ पर डीमन एम्परर फेंगशू यानी कि गॉड ऑफ सन पीछे कैसे रहता, यहाँ पे अब वो अपनी चाल चलना शुरू कर देता है, जहाँ पर वो अपनी ब्लैक डाइस को जैसे ही आगे बढ़ाता है तो यहाँ पे हम देखते हैं कि जो अल्टीमेट डीमन गॉड पिलर था वो यहाँ पे समन हो चुका था, जो कि यहाँ मौजूद जितने भी क्रिएचर्स थे, जितने भी डीमन गॉड पिलर्स थे जो कि यहाँ पे मारे जा चुके थे, वो सब के सब यहाँ पे रिजरेक्ट होना शुरू हो जाते हैं। लिटरली यहाँ पे जिनकी बॉडी आधी कटी थी मर चुके थे, लेकिन डीमन एम्परर फेंगशू यानी कि गॉड ऑफ सिन अगर एक बार किसी को मैनिफेस्ट कर सकता है तो दोबारा क्यों नहीं। यहाँ पे लिटरली वो उसी अपनी डिवाइन पावर का यूज करते हुए सारे के सारे डीमन गॉड पिलर्स थे वो यहाँ पर वापस से इन्हें मैनिफेस्ट करता है और यहाँ इनकी बॉडी जुड़ना शुरू हो जाती है। और अगले ही पल ये सभी लोग यहाँ से डिसअपीयर होकर सीधा उसी डीमन पिलर के नीचे आके समन हो जाते हैं। और यहाँ पर इन लोगों के बॉडी के अंदर डीमन एम्परर फेंगशू यानी कि गॉड ऑफ सिन की जो डिवाइन पावर्स है वो भी चाहने लगती है, जिसके चलते इनकी ताकत और ज्यादा
बढ़ चुकी थी। लिटरली यहाँ पर जो 10 डीमन गॉड पिलर्स थे वो लोग सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गर बन के उभर के आते हैं। इस दौरान यहाँ पे हम देखते हैं कि जो सारे के सारे डीमन गॉड्स पिलर्स थे ना वो यहाँ पर एक साथ अपनी पावर को अनलीश करते हैं। लिटरली इनकी ऑरा पहले से ज्यादा बढ़ चुकी है। ये सारा नजारा देखकर जो ह्यूमैनिटी की तरफ से फाइट करे नाइट्स थे वो तो शॉक्ड हो जाते हैं। इस दौरान तभी एक जायंट सा मॉन्स्टर्स बीस्ट इनके ऊपर हमला कर देता है, जिसके इम्पैक्ट के चलते वो सब के सब काफी दूर खिसके हुए चले जाते हैं। अभी यहाँ पर हम देखते हैं कि चेरी का वो जो लाइन बीस्ट था वो आकर डीमंस के ऊपर हमला कर देता है। यहाँ पे उसका इम्पैक्ट बहुत ही तगड़ा वाला था, पर तब तक पीछे से एक डीमन बीस्ट हवा में जंप करते हुए उसके ऊपर एक क्लॉ अटैक करता है। यहाँ पर इस डिमोनिक क्रिएचर की बहुत ही ज्यादा ताकत बढ़ चुकी थी, जिसके चलते ये जो चेरी का बीस्ट था ना ये एक स्ट्राइक से ही निपट जाता है। अब यहाँ पे कुछ लोग थे जो कि फाइट कर रहे थे, वो कहने लगते हैं कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है, ये डीमंस तो मरने के बाद जिंदा होकर और ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन चुके हैं, इनकी जो ड्यूरेबिलिटी है ये भी बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है। इस दौरान यहाँ पर इन्होंने अपने पीछे से एक फॉर्मेशन को भी बना लिया था और सारे मेजेस मिलकर जैसे ही हमला करते हैं तो एक तगड़ा वाला रे अटैक इनकी ओर हो जाता है। लेकिन इस दौरान यहाँ पर एक डीमन आकर अपनी पावर को अनलीश करते हुए आसमान में एक पोर्टल बनाता है। यहाँ पर पर्पल कलर के उस क्लाउडी पोर्टल से वो एक जायंट सा मीटियोर समन करता है जो कि काफी ज्यादा ह्यूज था, और जैसे जैसे ये नीचे आता जा रहा था यहाँ पे सभी लोगों पे इम्पैक्ट बढ़ता जा रहा था। यहाँ पे हम देखते हैं कि ये जो डीमन था वो उस पिलर को और तेजी से पुल करते हुए इन लोगों की तरफ थ्रो करता है। लेकिन यहाँ पर बाकी के मेजेस भी अपने पावर्स को कंबाइन करते हुए उसके ऊपर हमला करते हैं जो कि तीर जैसे लग रहे थे, और जैसे ही दोनों अटैक एक दूसरे से कोलाइड करते हैं यहाँ पर एक तेज एक्सप्लोजन देखने को मिलता है। अब तब तक यहाँ पर ह्यूमंस की तरफ से हाउचिन ने उन्हें थ्रोन की प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराई थी, लेकिन यहाँ पे डीमन एम्परर फेंगशू भी अपनी डिवाइन आर्ट की प्रोटेक्शन अपने सारे डिमोनिक क्रिएचर्स और जो डीमन गॉड्स थे उनको प्रोवाइड कर चुका था, यानी कि दोनों इक्वली लेवल पे थे। अब यहाँ पे हाउचिन समझ चुका है कि उसे अपनी अल्टीमेट टेक्निक को हर हाल में अनलीश करना ही होगा, तो वो फिलहाल के लिए सबसे पहले गार्डियन नाइट्स को आगे भेजने का ऑर्डर देता है, जिसके बाद वो शील्ड वॉरियर्स को भी आगे बढ़ने का ऑर्डर देता है और कहने लगता है कि मैजिकल बीस्ट को जो कि फ्रंट लाइन में है इन सभी को रिप्लेस करो, हमारे जो लोग लड़ रहे हैं उन सभी को बैकअप प्रोवाइड करो। तो यहाँ फ्रंट लाइन में सबसे पहले लड़ रहे थे नाइट्स, फिर उन्हें रिप्लेस किया चेरी के बीस्ट ने। अब यहाँ पर बीस्ट की हालत खस्ता होने लगी थी, तो यहाँ पर जो गार्डियन नाइट्स और जो शील्डर्स थे हाउचिन फ्रंट लाइन पे इन्हें भेजता है और उनसे कहने लगता है कि आगे बढ़ो और जो थ्रोन्स की एम्प्लीफिकेशन पावर है इसको ऐसे ही ऑनगोइंग रखो, यानी कि जो थ्रोन इन्हें पावर एंड जो डिफेंस प्रोवाइड करा रहा है इन्हें उसे कैरी ऑन रखना होगा। अब ये लोग मैदान के इंचार्ज संभालते हैं, जहाँ पे हम देखते हैं कि बड़े बड़े बीस्ट भी जो कि बेसिकली डिफेंडर्स हैं वो लोग आगे बढ़ते हैं। साथ ही फैंटेसी पैराडाइज के जो क्रिएचर्स हैं वो लोग भी हवा के जरिए से ऊपर से हमला करते हैं। इसी के साथ यहाँ पे वो डिवाइन थ्रोन ऑफ ऑर्डर एंड लॉ के जो सेकंड ऑर्डर है उसे अनलीश करने का ऑर्डर देता है, और यहाँ पे हम देखते हैं कि ब्रदर है दूसरी बार हैमर को चला के मारता है। सो होमीज हमारा आज का ये पार्ट तो यहीं पे एंड होता है, लेकिन नेक्स्ट बैटल जो होगी ना, यानी कि जो नेक्स्ट पार्ट होगा ना वो और ज्यादा इंटेंस होने वाला है। बट इससे पहले तुम्हें इस वीडियो पे 3 के लाइक्स और 300 कमेंट्स पूरे करने होंगे, और जितनी जल्दी तुम ये टारगेट पूरा कर दोगे उतनी जल्दी तुम्हें नेक्स्ट वीडियो देखने को मिल जाएगी। सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइस। आई होप कि तुम सबको आज की वीडियो काफी ज्यादा पसंद आई होगी। अगर हाँ तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।